हे माय लवलीज पराठाज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन्स के प्लॉट्स पसंद आते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, विंग वांगजी से नहीं शादी करना चाहता था और उस शादी को टालने के लिए वो मेंशन से बाहर कूद के भाग आता है और वो एक्सीडेंट भी करवाता है तो वांगजी के गाड़ी के आगे ही और बेहोश हो गया हुआ था। वहीं वांगजी जब बाहर आता है कार के पास, जो ड्राइवर विंग को हाथ लगाने वाला होता है, तभी वांगजी उसे रोक देता है। और आई नो कि ये कहानी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो देखो भाई, मैं आप लोगों के लिए मिर्च मसाले वाली स्टोरी कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज फर्स्ट वाले चैनल पे चला रही हूँ। थोड़ा हिस्ट्री और मिस्ट्री से भरपूर अनप्रिडिक्टेबल लव मैं अपने थर्ड चैनल पे चला रही हूँ। फोर्थ वाले चैनल पर क्लासिकल और हिस्टोरिकल स्टोरी चला रही हूँ। इसीलिए मैंने थोड़ी सी साइको वाली स्टोरी सोचा क्यों ना मैं सेकेंड वाले चैनल पे चलाऊँ। तो ये भी एक साइको वाली स्टोरी है। और मैंने एक और जो फर्स्ट पार्ट डाला है इंटॉक्सिकेटेड लव का, वो भी साइको वाली है और उसकी ऑथर मैं हूँ और इसकी ऑथर नाबिया है। और हम लोग स्टोरी को इस तरह से प्लान किए हैं ना कि स्टार्टिंग के 4-5 पार्ट ना बड़े कंफ्यूजिंग लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे ओपन अप होता जाएगा ना पार्ट बाय पार्ट, आप लोग को इतना इंटरेस्ट आएगा ना, बिलीव मी और ट्रस्ट मी, इतना ज़्यादा आप लोगों को गुड विसेज और गुड फ्रूट मिलेगा ना सुनने के लिए मेरी स्टोरीज़ में। आप लोग भी बोलोगे दी कैसे दिमाग लगा लेते हो। तो इन्जॉय करो, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके पास वांगजी आकर के कहता है, देखो एक बार फिर तुम मेरे पास आए हो, हाँ वो भी खुद चलकर। जब शिकार खुद चलकर शिकारी के पास आता है ना, तो शिकारी का भी फर्ज बनता है कि उसका शिकार करे। और इस बार भी मैं तुम्हारा शिकार करूँगा और चाहकर भी तुम नहीं बच पाओगे। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस मेंशन से बाहर आने की, विंग। फिर वो एक ही झटके में उसे अपनी गोद में उठा करके कार में लेकर अंदर बैठ जाता है। और फिर कार के बाहर देखते हुए एक बॉडीगार्ड से कहता है, ड्राइवर के दोनों हाथ काट दो क्योंकि इसने मेरे कॉटन कैंडी को हाथ लगाने की जरूरत की है। और हाँ, उस बॉडीगार्ड का जुबान भी काट देना क्योंकि उसने मेरी कॉटन कैंडी की नाम लेने की जरूरत की है। उसका नाम लेने का हक और किसी को नहीं है, किसी को नहीं, खुद को भी मैंने नहीं दिया है, समझे। वांगजी की बातें सुनकर वो ड्राइवर और वो बॉडीगार्ड दोनों ही अपने घुटनों के बल बैठकर उसकी मिन्नतें करने लगते हैं खुद को छोड़ देने के लिए। लेकिन वांगजी एक भी नहीं सुनता है और एक बॉडीगार्ड आकर उन्हें पकड़ के वहाँ से लेके चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद 10 काले रंग की गाड़ियाँ हॉस्पिटल के बाहर आकर के रुकती हैं। उनमें से एक गाड़ी में से वांगजी विंग को अपनी बाहों में ब्राइडल स्टाइल में कैरी किए हुए बाहर निकालता है। वांगजी के बॉडीगार्ड जल्दी से उसे कवर कर लेते हैं और उसे अंदर ले जा रहे होते हैं। उस हॉस्पिटल में कुछ ही देर में एकदम शांति फैल जाती है और तभी वांगजी विंग को एक स्ट्रेचर पर लिटा देता है। कुछ ही देर में उस हॉस्पिटल का जो डायरेक्टर था अपने साथ 10 बड़े बड़े डॉक्टर को लेके आ जाता है और वांगजी को बड़े ही पोलाइट वे में ग्रीट करता है और एक एक करके उस डॉक्टर को इशारे में वांगजी के साथ उस पेशेंट का चेकअप करने के लिए वो इशारा करता है। वांगजी जिसका सारा का सारा ध्यान ओनली फॉर विंग पर ही होता है, जब विंग के पास वह किसी मेल डॉक्टर को आता हुआ देखता है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वो डॉक्टर को ऐसे देखने लगता है जैसे अभी उसको अपनी आंखों से ही भस्म कर डालेगा। वो डॉक्टर उसकी आंखें देखकर इतना ज़्यादा डर जाता है कि वह तुरंत 2 कदम पीछे हो जाता है। और फिर वांगजी उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर की तरफ देखते हुए कहता है, 5 सेकंड के अंदर मुझे यहाँ पर एक फीमेल डॉक्टर चाहिए, नहीं तो आज तुम्हारा लास्ट दिन होगा इस हॉस्पिटल में। और हाँ, अगर वो 5 सेकंड के अंदर में नहीं आई तो इस दुनिया में भी तुम्हारे लिए आज आखिरी दिन होगा। वांगजी की जलती हुई निगाहें को देखकर डायरेक्टर की बोलने की हालत तो बिल्कुल भी नहीं बची थी, ना ही हिम्मत बची थी। वो खुद पर्सनली वहाँ से जा कर के एक फीमेल डॉक्टर को लाने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आती है और वह जैसे ही विंग को चेक करने के लिए अपना हाथ
आगे बढ़ाती है कि तभी वांगजी उसे रोक देता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे हाथों से मेरे कॉटन कैंडी को छूने की? हाँ। वांगजी की बातें सुनकर उस डॉक्टर को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन डर की वजह से वह कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तभी वांगजी उसके ऊपर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारे ग्लव्स किधर है? हाँ। वो डॉक्टर हकलाते हुए कहती है, मेरे पास अभी अभी है, मैं अभी पहनता हूँ। लेकिन तभी वांगजी गुस्से में उसकी तरफ आते हुए कहता है, तुम उन गंदे ग्लव से मेरी कॉटन कैंडी को छूओगी? हाँ, तुम उन गंदे ग्लव से मेरी कॉटन कैंडी को छूओगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है तुम? वांगजी की नज़रों के नीचे वो डॉक्टर घुटन सी महसूस करने लगती है और डर के मारे उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें दिखाई दे रही होती है। उतना ज़्यादा डरी हुई थी और वो चुपचाप से अपना सर झुका करके कहती है, सॉरी सर, गलती हो गई, मैं दूसरा नया वाला लेके आती हूँ। उसकी बातों को सुनकर वांगजी एक नज़र अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखता है और उसे न्यू ग्लव्स लाने के लिए इशारा कर देता है और वहीं उस डॉक्टर को वहीं पर खड़े रहने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर न्यू ग्लव्स पहनकर विंग को अच्छे से चेक करती है और उसके माथे पर अच्छी तरीके से बैंडेज कर देती है और फिर वह डरते हुए वांगजी को देखती है और उससे कहती है, वो सर को इंजेक्शन लगाना है, क्या मैं लगा दूँ? वांगजी कुछ देर तक तो उसे देखता रहता है और फिर बड़े ही खतरनाक तरीके से कहता है, वांगजी कुछ देर तक तो उसे देखता रहता है, फिर बड़े ही खतरनाक तरीके से एवं डेविल वाले स्टाइल में उसे कहता है, इंजेक्शन लगा सकती हो, लेकिन हाँ, अगर उसे थोड़ा सा भी दर्द हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। डॉक्टर विंग को देखते हुए अपने मन में कहती है, इतना मासूम सा लड़का इस राक्षस के हाथ में कैसे फंस गया? मुझे तो इस लड़के पर दया आ रही है, पता नहीं बेचारा कैसे रहता होगा इसके साथ। और फिर वो बड़ी हिम्मत करके विंग को इंजेक्शन लगा देती है। 2 घंटे बाद विंग को अभी भी होश नहीं आया होता है और ये देखकर वांगजी का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और फिर वो विंग के वार्ड से निकलकर बाहर आ जाता है। वांगजी अपने एक हाथ की मुट्ठी बांधे हुए सीधा चलता जा रहा था। सब जानते थे कि अगर वो अपने हाथ की मुट्ठी बांध रहा है तो समझ लो कि वो अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर मुट्ठी खुल गई तो फिर सामने वाला का खैर नहीं। वांगजी सीधा आकर एक डॉक्टर के सामने खड़ा हो जाता है। डॉक्टर की नज़र जब वांगजी पर पड़ती है तो उसकी जान हलक में आ जाती है। वांगजी आगे बढ़कर उस डॉक्टर को उसकी कॉलर से पकड़ते हुए कहता है, मेरी कॉटन कैंडी अभी तक बेहोश क्यों है? हाँ। वांगजी की इतनी डरावनी आवाज़ को सुनकर सबकी हालत ख़राब हो जाती है। किसी की भी हिम्मत नहीं होती है वांगजी के सामने अपना मुंह खोलने की। सबके जुबान पर जैसे मानो ताला लग गया हो। एक शब्द, उसके मुंह में शब्द मिल ही नहीं रहे थे कि वो बोले और मुंह खोले क्या। वांगजी सब पर एक बार फिर से गरजते हुए फिर से कहता है, मैंने पूछा कि क्या हुआ है मेरे कॉटन कैंडी को, जो अभी तक वो होश में नहीं आया है। उसकी इतनी खौफनाक आवाज़ सुनकर डॉक्टर अंदर तक पूरा सिहर जाता है और फिर बड़ी ही हिम्मत जुटा करके कहता है, सर प्लीज़ आप पहले शांत हो जाइए। पर वांगजी के सर पे तो जुनून सवार था। वो गुस्से से जलती हुई निगाहों के साथ में डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहता है, जैसा कह रहा हो कि फालतू बात नहीं, जो पूछ रहा हूँ ना बस उसका जवाब दो। वो डॉक्टर अटकते हुए, सर उनके सर पे चोट लग गई है ना, तो उनके शरीर पर कुछ भी निशान भी, मतलब ऐसे कुछ मिले नहीं हैं। उनके साथ ज़बरदस्ती कटा या मुश्किल से मैं वो हकला रहा था, उसके मुंह से वर्ड बाहर आ ही नहीं रहे थे और कुछ भी ऐसा मिल ही नहीं रहा था। दरअसल विंग को वेंचिंग ने जब सुबह गले लगाया था तब वांगजी ने उन्हें देख लिया था और वांगजी विंग के ऊपर किसी और का टच बर्दाश्त भी कैसे कर सकता, इसीलिए सुबह उसने गुस्से में विंग का हाथ जोर से पकड़ लिया था, जिसके चलते उसके हाथों पर उसकी उंगलियों के निशान छप गए थे। और जब डॉक्टर उसको चेक कर रही होती है तब उसे निशान को देख ली होती है। वांगजी की आंखों से अंगारे बरस रहे होते हैं डॉक्टर की बात सुनकर के। वो अपने हाथों को मुट्ठी को टाइट करते हुए आगे कहता है,
कब तक होश आएगा उसे। वांग जी का अगला सवाल सुनकर डॉक्टर की हालत और भी खराब हो जाती है। डॉक्टर को समझ नहीं आता कि वो वांग जी को क्या जवाब दे। अब भाई वो तो सिर्फ डॉक्टर ही है ना, कोई भगवान तो है नहीं जो उसे सबसे पहले ही सब कुछ पता चल जाएगा कि कब किस पेशेंट को होश आएगा और कब कौन जिंदा रहेगा या मर जाएगा। वांग जी अपनी बात को रिपीट करते हुए दोबारा कहता है, मैंने पूछा कि कब होश आएगा मेरे कॉटन कैंडी को। डॉक्टर वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था, बस सर को हाँ ना में हिला रहा था। वांग जी अपने हाथों की मुट्ठी को और भी ज़्यादा टाइट करते हुए दोबारा से पूछता है उसे, कब होश आएगा इससे। डॉक्टर, इनके सर पे बहुत गहरी चोट लगी है और वो जैसे तैसे करके कांपते हुए इतना कंप्लीट कर देता है। वांग जी दोबारा से फिर वही सवाल दोहराते हुए कहता है, कब होश आएगा इसे। डॉक्टर काफ़ी अपने आप को नॉर्मल करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन वांग जी का ऑरा ही इस समय इतना ज़्यादा खतरनाक था कि डॉक्टर की जान हलक में अटकी हुई थी। डॉक्टर बोलता है, इनका ब्लड काफ़ी लॉस हो गया है और ये बहुत ज़्यादा वीक भी है, इसलिए मैं कुछ सही नहीं कह सकता हूँ। इतना सुनने की देर थी कि वांग जी की बंद हाथों की मुट्ठी खुल जाती है और अगले ही पल उसका मजबूत हाथ डॉक्टर के गले में होता है। बल्कि सब डॉक्टर डर के मारे पीछे हट गए होते हैं वांग जी का इस तरह का रूप देख करके। वांग जी उस डॉक्टर को गला दबाते हुए जोर से आगे कहता है, मैंने पूछा कब होश आएगा मेरी कॉटन कैंडी को। हाँ। डॉक्टर की हालत खराब हो रही थी, लेकिन वांग जी उसे छोड़ ही नहीं रहा होता है। वो उसके गले पे अपना जो दबाव था, जो कस्ती थी, वो और बढ़ाता जा रहा होता है और वहाँ मौजूद हर शख्स, जितने भी लोग थे, उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वांग जी को वो रोक सके। डॉक्टर की सांसें उखड़ने लगती हैं। वांग जी आखिरी बार फिर से पूछते हुए कहता है, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मेरी कॉटन कैंडी को कब होश आएगा। डॉक्टर अपनी लड़खड़ाती हुई और अटकती हुई आवाज़ में कहता है, आ जाएगा सर, थोड़ी देर में आ जाएगा। वो बहुत मुश्किल से बोल पा रहा होता है। बस फिर क्या था, डॉक्टर की बात सुनते ही वांग जी उसे छोड़ देता है और वापस से वार्ड के अंदर चला जाता है और अपनी जुनून भरी नज़रों से विंग को देखने लगता है और उसे देखते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को किसी और को छूने देने की? बताओ मुझे, जब तुम्हें पता है ना कि मैं तुम पर किसी और की नज़रों को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो तुमने खुद को टच कैसे करने दिया, वो भी किसी गैर को? इसकी सज़ा तो तुम्हें मिल के रहेगी। बस एक बार होश में आ जाओ तुम। वांग जी पूरा बेशर्मों की तरह वहाँ पे बैठा हुआ था और विंग को घूरे जा रहा होता है। थोड़ी देर बाद पूरे हॉस्पिटल में धीरे धीरे करके सबको पता लग जाता है कि मिसेस लैन यहाँ पे एडमिट है, क्योंकि ये हॉस्पिटल भी वांग जी का ही होता है। और हॉस्पिटल में जब कोई बड़ा फैसला लिए जाने वाला होता है तो उस मीटिंग के लिए यहाँ पर वांग जी हमेशा आया करता था। यह बात जैसे ही हॉस्पिटल के सभी स्टाफ्स को पता चलती है कि हॉस्पिटल के ऑनर की वाइफ यहाँ पे एडमिट है, तो सब उसे देखने के लिए मरे जा रहे होते हैं, क्योंकि वो भी जानना चाह रहे हैं कि किसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई जो उसने इस राक्षस से शादी कर ली। एक वार्ड बॉय दूसरे वार्ड बॉय से बातें करते हुए कहता है, मैंने सुना है मिसेस लैन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल एक परी की तरह। तभी दूसरा वार्ड बॉय बोलता है, सुंदर होने से कुछ नहीं होता, अगर वो सच में मिस्टर लैन की वाइफ है तो वो भी उसी की तरह एक मॉन्स्टर ही होगी, क्योंकि एक मॉन्स्टर ही तो दूसरे मॉन्स्टर को झेलता है ना। तभी वहाँ से एक नर्स जो कि किसी वार्ड में जा रही होती है पेशेंट को चेक करने के लिए, वो गुजरते हुए उन दोनों की बात को सुनती है और उनकी बातों में शामिल होते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा मासूम भी। सच कहूँ ना तो वह एक कांच की गुड़िया की तरह है। मैंने तो इतना हैंडसम लड़का अपनी लाइफ में आज से पहले कभी देखा ही नहीं। नर्स की बातों को सुनकर वो दोनों कहते हैं, अब हमें भी चलकर देख लेना चाहिए, क्योंकि जब से वो हॉस्पिटल में आया है सारे लोग उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। हम भी तो देखें कौन सी हुड़ की पड़ी है वो। फिर क्या था, वो तीनों वार्ड
वार्ड बॉय और वो नर्स उस जो वार्ड था उस वार्ड के बाहर खड़े होकर के विंडो से विंग को देखने लगते हैं। एक स्टाफ मेंबर बोलता है, अरे यार सच में ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। उसकी बात सुनकर दूसरा बोलता है, मैं तो सच ही कह रहा था, ये इसके साथ रह कैसे लेते हैं पता नहीं, क्योंकि मिस्टर लैन तो एक डेविल है और इसकी वाइफ बिल्कुल एक एंजल है, एंजल। वो सब आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वांग जी की नज़र उन सबके ऊपर पड़ जाती है। फिर क्या था, वो उन सबको देखते देखते अपने डेविल अवतार में आ गया हुआ था। बिना एक सेकंड की देरी किए बाढ़ से बाहर आकर के उन लोगों के सामने वो खड़ा हो जाता है और उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से वो घूर रहा होता है। और उन लोगों की नज़रों को देखते हुए उसे ये समझते देर नहीं लगती कि आखिरकार ये लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं। हाँ, उसे पता चल गया था कि ये सभी लोग उसकी वाइफ को ऐसे क्यों देख रहे हैं। उन सबको अपने विंग की तरफ देखते हुए पाकर वांगजी का खून जैसे मानो खौलने लगता है। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी कॉटन कैंडी को उससे अलग कर रहा है। उन सभी स्टाफ को देखते हुए वांगजी की आंखों के सामने उसको उसका गुस्से से मतलब इतना खून खौल रहा था, उसका पूरा चेहरा लाल पीला हो चुका था। और फिर वो सब पर चिल्लाते हुए कहता है, हाउ डेयर यू से माई वाइफ। हाँ, इतना सुनना था कि वहाँ पे खड़ा हर स्टाफ डर के मारे बुरी तरीके से कांपने लगता है। सिविल स्टाफ डरते हुए कहती है, सॉरी सर, हम लोग तो यहाँ बस देखने आए थे कि सर को होश आया या नहीं। वांग जी अपने गुस्से भरी आंखों के साथ उन मेल स्टाफ को देखे जा रहा होता है और उस फीमेल स्टाफ की बातों पर ध्यान भी नहीं देता। उसका सारा ध्यान तो उस फीमेल स्टाफ के अपोजिट खड़े उस दोनों मेल स्टाफ पर होती है, जो उसकी आवाज़ को सुनकर अपनी जगह जमकर खड़े हो गए थे। उनमें से किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो पीछे पलटकर देख सके। फिर भी वो लोग अपने कांपते शरीर के साथ पीछे पलटकर हल्के से अपने सर को उठाकर वांगजी को देखते हैं और फिर अपना सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। सभी मेल स्टाफ कांपते हुए अपने सर झुकाए खड़े थे वो वांगजी के सामने में। उन सभी को अपने ऊपर दो जोड़े जलते हुए नजरें अच्छे से महसूस हो रहा था। वो सब जानते थे कि अब उसके साथ जो कुछ भी होगा उन्होंने अपने सपने में कभी नहीं सोचा होगा और इतना भयानक होगा कि वो लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। वो लोग इससे ज़्यादा सोच भी नहीं सकते थे। किसी में एक लफ्ज़ बोलने की हिम्मत तक नहीं हो रही थी। वांग जी सभी मेल स्टाफ को घूरते हुए अपना कदम उन लोगों की ओर बढ़ा देता है। वो जितना करीब उन लोगों के झाड़ा होता है उतना ही उन लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी मौत उसके पास आ रही है। वांग जी उन लोगों को चेहरे को देखते हुए एक कड़क आवाज़ में कहता है, After next 1 hour, all of your staff will meet us in our personal room. Now get out from here and no one should come here. इतना बोलना हुआ था कि सभी मेल स्टाफ डर से कांपने लगते हैं, लेकिन फिर कुछ सोचकर वहाँ से 300 के स्पीड से सभी गायब हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अब जो सभी चले गए हैं और क्या होगा जब 1 घंटे के बाद वो लोग पर्सनल रूम में मीटिंग के लिए सभी स्टाफ को वहाँ पे बुलाया जाएगा और क्या कहर ढाएगा वांग जी सभी मेन स्टाफ के ऊपर, ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।